नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक लाल बहादुर शास्त्री जी से संदर्भित है। ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका और आप इसको जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं, ठीक है ना। और हरित क्रांति के संदर्भ में भी इनका आप नाम सुनते होंगे, है ना। जय जवान जय किसान का संदर्भ भी सुनते होंगे, ठीक है। तो ये आपका इनकी जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको श्रद्धांजलि दी है, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर फ्रेम किया गया। दूसरा यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। इसमें एसपी गुप्ता वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स वाला केस सुना होगा आप लोगों ने। तो ये आपका कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जो ये आपका फ्रेम किया गया है टॉपिक, ये जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है और इसको हमने कई बार चर्चा भी किया है इसके बारे में, तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, पेपर 2 का पार्ट है और ये आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम की बात करेंगे, ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है। आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो गैस का निर्यातक है या गैस का उत्पादक है वो आपका कौन है? रशिया है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज को कनेक्ट करने वाली एक पाइपलाइन है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, तो जो आपके रिमोट एरियाज है वहां पर भी टेलीकॉम सेक्टर को पहुंचाया जा सके, इनोवेशन को बढ़ाया जा सके, स्टार्टअप वगैरह को प्रमोट किया जा सके, ताकि जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत हमारा कैंपेन है उसको सशक्त कर पाए हम लोग, तो उससे संदर्भित है आपका, इसलिए ऐसा कोष बनाया गया है। तो ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद ब्लैक कोकिंग की बात करेंगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कंटेक्चुअल, इसमें मेंस का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, है ना। फुल क्वेश्चन बनने का कोई भी स्कोप नहीं है इसमें, हमको जानना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि साइकोट्रॉपिक एक्ट हम लोग पढ़ते हैं जो आपका 1985-86 का है, तो ये मादक पदार्थों के अंतर्गत आता है, ड्रग ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है ना, इसलिए देखेंगे। दरअसल इसमें जैसे कोकीन वगैरह को जो आपके खोजी कुत्ते वगैरह होते हैं वो सूंघ ना पाए, है ना, वो इसको जो है जांच ना पाए, कहां पर? एयरपोर्ट में। तो साउथ अमेरिका से आने वाले लोग जो है इसमें जो है मिक्सिंग करते हैं ताकि वो कुत्ते इसको जो है सूंघ नहीं पाते, तो आसानी से उसको जो है ड्रग की तस्करी वगैरह कर पाते हैं। तो ये इसलिए यहां पर संदर्भ में रखा गया, थर्ड पेपर का पार्ट है। अब पहले टॉपिक को हम लोग यहां पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि विजय घाट पर उनकी जयंती के दिन जो प्रधानमंत्री ने उनको क्या किया है, प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। एक कमेंट मैंने देखा है भाई साहब ने किया है कि इन्होंने, पहला ही कमेंट है चैनल पे कि मैं जो यहाँ पर वीडियो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में जो लेक्चर, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही लैंग्वेज में करता हूँ। देखिए, मैं आम जन की भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि बाइलिंगुअल रहे वो और आप लोगों को ग्रास्प हो जाए। आंसर राइटिंग करने के लिए आपको सेंटेंस जो है खुद ही फ्रेम करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। इस बारे में आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अपने इंटीग्रिटी को, पर्सनल
एथिक्स को, पर्सनल वैल्यूज को रख के फिर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात वही आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो सामने से हमारा इंटरेक्शन होता नहीं है, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस में इस तरीके की डिबेट्स होती नहीं है, वहां पर सामने ही चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोशिश ये किया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों की सारी क्वेरीज को जो है यहाँ पर एड्रेस कर दिया जाए और एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, ठीक है ना। तो इस बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर जो की पॉइंट्स है उसको देखेंगे हम। तो ये इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, जयंती इनकी जो है गांधी जयंती के साथ ही है। दूसरी चीज ये कि ये आपके दूरदर्शी थे, सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, ठीक है। इसके अलावा ये आपके फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है। और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने थे जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसके बाद जो इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इसके बाद जब ये 16 इयर्स के हो जाते हैं तो इन्होंने ज्वाइन किया था क्या, 16 इयर्स की एज में ही जो आपका एनसीएम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, गांधी जी वाला। इसके बाद ये इन्होंने ज्वाइन किया काशी विद्यापीठ को वाराणसी में, ठीक है। और बहुत सारे जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहां पर ब्रिटिश रूल के संदर्भ में एजिटेशन किया जा रहा था, या वहां पर जो है नेशनलिज्म के जो थॉट्स थे उनको स्प्रेड किया जा रहा था, वैसे संस्थानों से ये आपके जुड़े हुए थे, उनसे ये आपके क्या थे, संपृक्त थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने कई सारे कैंपेन भी रन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और फिर इनको जो है ब्रिटिश जेल में रखा गया 7 वर्षों के लिए, ठीक है। इसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है 1946 में, तो इनको कई सारे कॉन्स्ट्रक्टिव रोल भी जो है गवर्नेंस में दिए गए देश के संदर्भ में। इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया, है ना, उनके होम स्टेट यूपी में। उसके बाद इनकी पोजीशन को और भी जो है रोज किया गया, राइज किया गया, इनके पद का उन्नयन किया गया होम मिनिस्टर के रूप में। इसके बाद ये आपके न्यू दिल्ली जाते हैं 1951 में, है ना, मतलब सेंटर में जाते हैं, कुल मिला के बात ये है। और यहाँ पर कई सारे पोर्टफोलियोज में ये रहे हैं आपके यूनियन कैबिनेट में, जैसे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हो गया, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, इसके बाद होम मिनिस्ट्री हो गया। और नेहरू जी जब बीमार थे तो ये आपके मिनिस्टर थे विदाउट एनी पोर्टफोलियो। इसके बाद 9 जून 1964 को जब आपका नेहरू जी का निधन हो जाता है ना, जो आपका इंडिया चाइना का जो वॉर होता है जिसको सिनो वॉर बोलते हैं हम, उसके ही आघात से जो है, उस सदमे से ही उनका निधन होता है, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है वहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसी समय कामराज प्लान वगैरह के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे। तो इसके बाद इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो दूध मतलब श्वेत क्रांति, जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड था, है ना, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था, उसको ये प्रमोट करते हैं ताकि पूरे देश में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी जो है गति दी। इसके साथ ही इसका क्या एम था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि हमारे यहाँ पहले क्या होता था, PL 486 एक जहाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके माध्यम से हमको खाद्यान्न की आपूर्ति होती थी। तो भारत देश जो था वो खाद्यान्न के मामले में जो है आत्मनिर्भर नहीं था। तो भारत को खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो है क्या जरूरत थी कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने हरित क्रांति को प्रमोट किया, वहां पर कैटलाइज किया। इसके बाद इनका जो है निधन हो जाता है हार्ट अटैक से 11 जनवरी 1966 ताशकंद में। आप लोगों को पता होगा ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड भी है, ठीक है। इसके बाद इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न जो है हमारे यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो उनको दिया जाता है ना, ठीक है, 1966 में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कोर टॉपिक है, और कई बार इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया। कोलेजियम सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित, उनके नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम जो है उसने सरकार से ये दरखास्त की है, सरकार से ये जो है आह्वान किया है कि जो उड़ीसा और JNK के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनका ट्रांसफर वगैरह किया जाए। तो जो ट्रांसफर किए जाते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट वगैरह किए जाते हैं, उनके जो ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें कोलेजियम की भूमिका होती है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर इसको मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 222 है आपका 222, जहां पर ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात की गई है। इसमें चीफ जस्टिस की भी बात है ना, जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है आपके उनके ट्रांसफर वगैरह का प्रावधान वहां पर किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्रपोजल होता है ट्रांसफर का वो कैसे किया जाता है, तो इसमें जो है कंसेंट होती है, इसमें जो आपका मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं,
ठीक है ना। अब यहां पर जो ये ट्रांसफर वगैरह होता है उसमें न्यायाधीश जिनका ट्रांसफर हो रहा है उनकी सहमति वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब जिस जिस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो रहा है जहां उनका ट्रांसफर किया जाना है वहां के जो भी आपके चीफ जस्टिस होंगे उनसे वो क्या करे, सलाह मशवरा करे। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब एक बार ये प्रपोजल रेफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट को तो फिर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं वो सबमिट करते हैं रिकमेंडेशन किसको, प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद फिर उनकी एडवाइस वगैरह से प्रेसिडेंट जो है इस ट्रांसफर को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि फिर जब ये स्थानांतरण की जो ट्रांसफर की प्रक्रिया को जब रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, मंजूर कर दिया जाता है, तो ये जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो गवर्नमेंट के गजट में जो है प्रकाशित किया जाता है और उसके साथ ही जो है जो भी संदर्भित ट्रांसफर है वो मूर्त रूप जो है वो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये कि न्यायाधीश का ट्रांसफर हो जाता है जज का। अब यहां पर जो ट्रांसफर होता है तो इसमें जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं न्यायाधीश के, वेतन के अतिरिक्त जो आपके भत्ते वगैरह होते हैं वो भी प्राप्त करने का वो अधिकारी होता है, लेकिन वो निर्धारित कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वर्डिक्ट भी दिया है, बोला है ऐसा कि जो ट्रांसफर होते हैं हाई कोर्ट के जजेस के, ठीक है, इसमें जो है जो एक भावना होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जनहित का संदर्भ होना चाहिए, है ना। इसको जो है एक तरीके से दंडनीय प्रावधान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ना कि पनिशमेंट के वे के रूप में। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है 1998 का जो थर्ड जजेस केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ट्रांसफर ऑफ जजेस का रेफरेंस है, जो केसेस वगैरह होते हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना जरूरी है कोलेजियम से। कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है ही है उसमें, और उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उसमें और चीफ जस्टिस होते हैं उसमें 2 हाई कोर्ट के। ठीक है, अगर ट्रांसफर की बात करें, अब ये चीफ जस्टिस 2 हाई कोर्ट के क्यों, क्योंकि एक वो चीफ जस्टिस जहां से उनको ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां पर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है वहां के सीजीआई, मतलब 4 होते हैं आपके सीनियर मोस्ट जो जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद वो जो 2 कंसर्न्ड हाई कोर्ट होंगे जहां पर उनका ट्रांसफर जो है जहां से जहां किया जाना है, जैसे ए कोर्ट है और बी कोर्ट है। अब ए से बी में ट्रांसफर किया जाना है तो दोनों जगह के जो हाई कोर्ट के सीजीआई होंगे वो भी वहां पर होंगे और उनके द्वारा फिर कंसल्टेशन वगैरह करके जज का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया इसमें जुडिशियल रिव्यू वगैरह किया जा सकता है, क्योंकि इसमें निहित भावना को जो है चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है कि भैया इसमें कोई मनमानी वगैरह तो नहीं की गई है ना। मतलब यहां पर जो है मनमानी तरीके से तो उनका जो है वहां पर ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, और इसमें जो स्थानांतरण जो ट्रांसफर किया जा रहा है किसी जज का, तो उसमें अगर वो जज को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उस फैसले को चुनौती दे सकता है, वो अधिकार उस जज को दिया गया है। कोलेजियम सिस्टम की बात किया जाए तो ये एक तरीके की कमिटी है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो डिसीजन लेते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और ट्रांसफर वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पर जो 1993 का आपका 1993 का सेकंड जजेस केस है, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, कुल मिला के ये है कि जो आपका यहां पर सबसे ज्यादा जो अनुभवी होंगे, सीनियर मोस्ट होंगे, जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होंगे, उन्हीं को सीजीआई के रूप में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं योग्यता को जो है बाईपास किया जाता है ना। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म है ये। अब इसके बाद जो थर्ड जजेस केस है, जो आपके मतलब 3 जजेस केस है जो उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला जो सबसे फेमस है 1981 का एसपी गुप्ता केस है आपका। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि जो सीजीआई है उनके द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली अगर कोई भी सलाह है तो उसको जो है क्या करते हैं, अगर राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर देंगे, इसको समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है, अवधारणात्मक आपका संदर्भ है कि मान लीजिए कोई रिकमेंडेशन जो है वो आपके जज ने, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया। अब प्रेसिडेंट ने उसको नहीं माना,
ठीक है ना, उसके लिए बता दिया कि उसके लिए कोई गंभीर कारण है, उसको अस्वीकार कर दिया। तो इससे होता क्या है, जो आर्टिकल 50 में आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो है पूर्ण पृथक्करण है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो इससे कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है उसकी वरीयता दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कि जुडिशरी की जो आपकी इंडिपेंडेंसी है, जो स्वतंत्रता है, वो बाधित हो रही है और इससे कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि हो रही है। तो ये गलत है, ऐसा यहां पर बताया गया। ठीक, इसके बाद यहां पर जो सेकंड जजेस केस आया 1993 में, इसको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये जो है आपका, इसमें बोला गया कि सीजेआई को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको सलाह मशवरा करना है किससे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से, ठीक है ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए। और अगर इसमें मतलब मान लीजिए कि कोई यहां पर मुद्दा उठता है वहां पर, तो परामर्श वगैरह जो है वहां पर किया जा सकता है, परामर्श वगैरह वहां पर किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो एग्जीक्यूटिव की भूमिका थी उसको सीमित किया गया है। कहने का मतलब ये कि कॉलेजियम के द्वारा जो सिफारिश की गई है ना, उस पर जो है वो जो भी वहां पर निर्णय देती है वो कार्यपालिका पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। कुल मिला के ये कि एग्जीक्यूटिव के रोल को यहां पर लिमिटेड किया गया है। इसके बाद जो थर्ड जजेस केस है आपका 1998 का, इसमें बोला गया कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने मान लीजिए कोई यहां पर ट्रांसफर वगैरह का या अपॉइंटमेंट वगैरह का संदर्भ उठाया है ना, उसमें अपनी राय दी, ठीक, तो उसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, तो बोले कि भैया थोड़ा डेमोक्रेटिक बना रहे हैं हम इसको, तो जो सीजीआई है वो कोलेजियम से चर्चा करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करेंगे और वो अनिवार्य है, उसके बाद ही वो जो है न्यायिक नियुक्तियां और स्थानांतरण वगैरह करेंगे, मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर वगैरह करेंगे। अब इशू क्या है इसमें, तो सबसे पहला इशू ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, संविधान सभा थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली, उसका व्यू देखेंगे अगर आप, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वीटो का अधिकार देने का प्रस्ताव उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, जो आपका 214th लॉ कमीशन है उसने बोला है कि कोलेजियम के द्वारा क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 74 का। इसका मतलब ये कि अगर आप देखेंगे 74, 75, तो इसमें बोला गया है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह पर जो है प्रेसिडेंट काम करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना उनके लिए अनिवार्य बनाया गया है, बाइंडिंग बनाया गया है। तो भैया उसका ये स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटिव के जो रोल है उसको लिमिटेड किया जा रहा है। इसके बाद अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये एक क्लोज लूप है और वहीं पर वो जो है आपका निर्णय ले लेते हैं। तो उससे ये भी होता है कि कई सारा डेटा ये है कि आज तक स्वतंत्रता के बाद से जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो कुल मिला के 100 परिवारों से ही बन पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है, जो जजेस का एक पेरिफेरी है, जो लूप है, उसको वो उन्होंने क्लोज बना रखा है। तो वो गैर पारदर्शी है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, चेक एंड बैलेंस का जो आपका चेक एंड बैलेंस जो है एक बहुत बड़ा वर्च्यू है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक फीचर का, है ना, लोकतंत्र की मूल भावना है, तो इसकी एब्सेंस देखी जा रही है यहां पर। तो ये अनडेमोक्रेटिक है आपका, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको भी वायलेट किया जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो संवैधानिक शक्ति का संतुलन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास पैदा किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है उसको, बैलेंस ऑफ पावर को। नॉर्मल से पॉइंट्स है। इसके बाद अंकल जजेस सिंड्रोम यहां पर बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन की जो 230th नंबर की रिपोर्ट थी उसमें बोला गया कि इन सब के कारण जो आपका जुडिशरी है उसमें नेपोटिज्म बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, पर्सनल पैट्रोनेज बढ़ रहा है ना, कोलेजियम सिस्टम की वजह से। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि मैरिट वर्सेस सीनियरिटी। अभी देखिए कुछ जो नियुक्तियां हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वहां पर योग्यता के आधार पर हुई है, इसी एनडीए सरकार ने किया। बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका ऐसा वहां पर जो है अपॉइंटमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, ठीक है ना। अब मैरिट वर्सेस सीनियरिटी की बात, अब यहां पर योग्यता बनाम वरिष्ठता, भैया सबसे मेन चीज ये है कि यहां पर तो योग्यता को प्राथमिकता, प्रायोरिटी पे रखने की आवश्यकता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो ज्यादा जो हो योग्य हो, है ना। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि ये जो नियम है इसके कारण सीनियरिटी को जो है प्रायोरिटी में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है किसको, मैरिट को। इसके बाद निष्कर्ष क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि यहां पर न्यायपालिका को भी ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है, ठीक है, और उनको ट्रांसपेरेंट मैनर से जो है कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है।
अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है उसमें हम बात करेंगे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कोल्ड वॉर का जो एरा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो उस समय इंडिया और यूएस के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि 2008 से जब हमारे और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील होती है, उसको 123 एग्रीमेंट भी बोला जाता है, तो मतलब एलपीजी के बाद और 2008 के बाद हमारे जो संबंध है वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग होने लग जाएंगे, सशक्त होने लग जाएंगे। उसी संदर्भ पे यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर अभी जो ईरान से तेल खरीदने पर भारतीय जो पेट्रोकेमिकल एक कंपनी है उस पर जो है यूएसए ने यहां पर क्या लगाया है, सैंक्शंस वगैरह लगाया है, इसलिए यहां पर ये आपको टॉपिक रखा गया है। अब हम एक बार ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो कोल्ड वॉर एरा था उस समय हमारे कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे यूएस के साथ, ठीक है। इसके बाद 21st सेंचुरी में जब 2008 में न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट हो जाता है यूएस के साथ, तब से लगातार हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बहुत ज्यादा जो है आपकी स्ट्रेंथन होती चली गई। और हम जो है एक तरीके से यूएस हमको नेचुरल अलाई के रूप में भी देखता है। उसका एक रीजन भी है क्योंकि चाइना का जो है राइज बहुत खतरनाक लेवल पे हुआ, लगातार वो राइज कर रहा है, और इस क्षेत्र में उसको बैलेंस करने के लिए ये आपका क्या है, शक्ति संतुलन से आपका बैलेंस ऑफ पावर का आपका गेम पता है आपको, बैलेंस ऑफ पावर जो गेम है आपका फॉरेन पॉलिसी में, है ना। तो उसका कहीं ना कहीं संतुलन के रूप में भारत को इस क्षेत्र में वो अपना नेचुरल अलाई के रूप में देखता है, ठीक है। तो 2008 से जो है हमारे संबंध बहुत अच्छे होते गए। आपको पता है कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो भी एक अच्छे लेवल पे, एक नए लेवल पे जो है आज की डेट में पहुंच चुकी है। कॉमकासा वगैरह, बेका वगैरह, लेनोया वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट था इसके अंतर्गत इंडिया को, है ना, उसने अलाउ कर दिया कि भैया आप अपने सिविल यूज के लिए जो है न्यूक्लियर मटेरियल को यूज वगैरह कर पाएंगे, ठीक है ना। समझिएगा कि जब पहली बार पोखरण जो आपका 1974 में एक टेस्ट हुआ, 98 में एक टेस्ट हुआ, तो जब 98 में हमने टेस्ट किया तो हमको हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला भी यूएस था, लेकिन उसके बाद इंडिया को अलाउ करने वाला भी पहला कंट्री कौन बना आपका, इस तरीके से यूएस बना, ठीक है ना, कि भैया जो आपके सिविल यूज के लिए आप जो है न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका यूज कर सकते हैं, और उसके लिए वो सहमत हो गया, है ना। ऐसा अमेरिका पहला देश था। तो ऐसा करना अपने आप में एक जो है अलग लेवल में रिलेशंस को ले जाने का एक क्या है, इनिशिएटिव ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे एनएसजी का हम हिस्सा नहीं है, जिसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जो न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सपोर्ट वगैरह को जो है रिव्यू करता है ना, उसको जो है संचालित करता है, ठीक है। और इसको कब जो है बनाया गया था, इस संघ को जो नियंत्रण वगैरह करेगा इस तरीके के निर्यात को, तो 1974 में जब हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया था, ठीक है ना, तब जो है इसको लाया गया था। आपको एनपीटी, सीटीबीटी इन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इसको जो है बनाया गया था, क्यों, तो क्योंकि जो नए राष्ट्र हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह ना कर सके, क्योंकि इसको बोला गया कि बहुत ज्यादा ये डिजास्टर्स है, बहुत ज्यादा विध्वंसकारी है, और हम जो है इस समूह के हिस्सा नहीं है। और इसका हिस्सा ना होने के बाद भी अमेरिका ने हमको ऐसी छूट दी, ऐसा करने वाला वो आपका पहला देश था। इसके बाद जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म हो जाता है 1990s में, है ना, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो जो हमने ओपन इकोनॉमी को फिर प्रमोट किया, और कहीं ना कहीं हम क्लोजली जो है वो किससे अलाइन हो गए, यूएस के कंसेप्ट से, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। और आज की डेट में हम कुछ भी बात करें, लेकिन ओवरऑल हमारा जो फीचर देखेंगे इकोनॉमी का, तो वो कैपिटलिस्ट ही है, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि यूएस और इंडिया के पास आने का एक सबसे बड़ा जो आपका एंगल है वो चाइना का राइज है, ठीक है। दोनों के लिए वो आपका कंसर्न है ना। यहां पर जो है दोनों के परस्पर हित जो है वो वहां पर दिखाई देते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, जिसको आप इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, तो इससे बहुत सारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो आपके अमेरिका में हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे वहां पर स्थापित हैं वो, ठीक है ना। अमेरिका में अगर कॉर्पोरेट में देखेंगे या आईटी इंडस्ट्री में देखेंगे, लीडर्स में भी आप देखेंगे, तो इंडियन ओरिजिन के बहुत आपके पावरफुल लोग वहां पर जो है वो अभी भी विद्यमान है। इसके कारण भी हमारी जो है पीपल टू पीपल
जो कांटेक्ट है या जो आपका पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है ना, उस संदर्भ में भी इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है लगातार एक जो है सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यही सब फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया और यूएस के रिलेशंस को ग्रेजुअली जो है और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। अब एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट जो है आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, और एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया में प्री कोविड एरा की बात करें तो $50 बिलियन का जो है डेटा है कि इतना जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता था एफडीआई के थ्रू यूएस से। ठीक है ना, अब यहां पर इंडिया और यूएस एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे वो अगर हमको निवेश देता है तो हम उनको एक अच्छे बहुत सारे जो है अच्छे मानव संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं, ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। अगर यूएस हमको टेक्नोलॉजी और फंडिंग दे रहा है तो हम उनको टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों के रिलेशन एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेशन है, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, और जो यूएस का वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये जो है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर को फाइनलाइज करने के लिए जो है इन्होंने डील की है ना। तो ये जो है इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं 6 न्यूक्लियर रिएक्टर का, दोनों मिलके। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया ने स्टार्ट किया है यूएस से इंपोर्ट करना क्रूड और एलएनजी वगैरह, है ना, लिक्विफाइड जो आपका नेचुरल गैस होता है। ठीक है ना, 5 से 7 सालों में, और टोटल इंपोर्ट का जो एस्टिमेशन बता रहे हैं यहाँ पर, एस्टिमेट एक डेटा बता रहे हैं, तो अराउंड $6.7 बिलियन का हमने जो है वहां से इंपोर्ट वगैरह किया है। इसके बाद बहुत सारे जो आपके फोरम्स हैं उसमें हम दोनों जो है मतलब यूएस और इंडिया जो है दोनों जो है वो वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि क्वाड्रिलैटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है उसमें दोनों जो है उसके पार्ट हैं। इसके बाद कई सारे फोरम्स में कोलैबोरेट करते हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट है आपका, G20 है। यूएस ने ये भी बोला है कि भैया इंडिया को इंटीग्रेट करो आप G7 में, है ना। क्योंकि उसका रीजन बहुत बड़ा जो आपका रीजन है, एंगल है, वो चाइना का है। ठीक है, इसके बाद जो चाइना की BRI जो इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क वगैरह की बात कर रहे हैं। इसके बाद कई सारे एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि कॉमकासा हो गया आपका, लेमोया हो गया, बेका हो गया। ये क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीनों, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है कि पीपल टू पीपल जो आपकी कनेक्टिविटी जो पार्टिसिपेशन है वो भी लगातार उस एंगल में भी दोनों के रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो यूएस में रहता है, लगभग 4.5 मिलियन, जो यूएस की पॉपुलेशन का अराउंड 1% है ना। तो ये एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद जो नासा इसरो ये भी कोलैबोरेट कर रहे हैं बहुत सारे मिशंस में, है ना, ज्वाइंट मिशंस में, जैसे कि नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार वगैरह हो गया। इसके बाद कोलैबोरेशन है बहुत सारी जगह मेडिकल के फील्ड में भी, जैसे वैक्सीन सप्लाई में कि पुअर नेशंस को भी जो है वैक्सीन वगैरह जो है वहां पर उपलब्ध कराई जाए, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो दोनों जो है वहां पर भी कोलैबोरेट करते हैं। इसके बाद कॉन्सर्न क्या है, तो सबसे पहले जैसे ही ट्रंप आया तो उसने बोल दिया कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएंगे, तो जो वीजा वगैरह के जो नॉर्म्स है उसको टफ कर देंगे। तो इंडिया के जो आपके ह्यूमन रिसोर्स यहां से जो जाते थे उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसके बाद जो हम इंपोर्ट करते थे तो यूएस की एक पॉलिसी है जिसमें प्रेफरेंसेस दिया जाता है ना, जनरलाइज सिस्टम है प्रेफरेंस का। कुल मिला के वो कि जहां पर नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट है उसको करने की इजाजत दी जाती है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो वहां पर फी वगैरह लगती है ना, कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो उसमें उनको छूट दी जाती थी। तो इसको उसने खत्म कर दिया ट्रंप ने। फिर ट्रंप ने यूएस इमिग्रेशन प्रोसीजर को भी जो है टफ बना दिया, तो इसका भी बहुत ऋणात्मक प्रभाव पड़ा इंडिया और यूएस के रिलेशंस में। इसके बाद दोनों देशों के बीच में टैरिफ वॉर भी वगैरह देखते हैं आप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके दोनों देशों के बीच में हमेशा समस्या बनी रहती है। अमेरिका ने जो यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया था भारत सहित कई देशों पर, जैसे स्टील पर 25% रेज कर दिया था टैरिफ, एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। तो इसके जवाब में भारत ने भी वहां पर प्रतिक्रिया दी कि जो भी आईसीटी के उत्पाद थे उस पे 20% हमने भी टैरिफ लगाया, और जब यूएस ने बोला तो हमने बोला कि भैया हम नहीं हटा रहे। ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ा दोनों देशों के बीच में। इसके बाद WTO के मैटर में आप देखेंगे तो डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट्स के बीच में जो है आपका, जैसे हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो उसमें हम जो है कम मतलब एक वाइबल प्राइसेस में लोगों को जो है आपको
अन्न जो है उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसको वो काउंटर करता है कि आप इतनी सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। अब उसमें बेस ईयर की प्रॉब्लम है, वो 80s के डिकेड के मतलब ईयर को वो बेस ईयर बना के चलते हैं और बोलते हैं कि यूएस नहीं देता इतनी सब्सिडी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जरूर कम है वहां पर, लेकिन पर कैपिटा अगर आप देखेंगे तो वो सब्सिडी ज्यादा देता है अपने यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो उसको लेके डिस्प्यूट बना रहता है डब्ल्यूटीओ के कई सारे विषयों पर, है ना। और जो आपका इंटेलेक्चुअल जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको भी लेकर वहां पर प्रॉपर मतलब कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है इंडिया और यूएस के बीच में, है ना, ठीक है। और मेडिसिन के अंतर्गत तो आप देखेंगे कि हमेशा मुद्दा बना रहता है कि वहां की जाइंट कंपनीज बना लेती है, वो सोचती कि रॉयल्टी खाती रहेंगी तो भैया महंगी रहेंगी दवाई, तो कैसे जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग होंगे वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो भारत जो है इसमें मास्टरी है हमारे देश की। तो जो हम जो जेनरिक दवाएं वगैरह बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, लेकिन अब वो कॉपीराइट के कारण वो वहां पर मुद्दा खड़ा करते हैं कि आप तो हमारा मार्केट जो है वो खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके के मुद्दे वहां पर बने रहते हैं। इसके बाद अमेरिका की पॉलिसी हमेशा यहां पर जो है कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है पाकिस्तान को लेके, और जैसे अफगानिस्तान से उसने अपनी सेना का विड्रॉल कर लिया, तो ये सब भी जो है इंडिया और यूएस के रिलेशन में कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से ऋणात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब ये जो टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है, ठीक है ना, इसमें लीकेज वगैरह हुआ होगा, तो ये कंटेक्स्ट है, इसके बारे में देखना आवश्यक है कि ये है क्या, ठीक है। तो ये एक तरीके की पाइपलाइन है ना। ये पेयर है आपका दो ऑफशोर नेचुरल एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन का, ठीक है, जहां से गैस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना। नेचुरल जो आपका एक्सपोर्ट, नेचुरल गैस का जो आपका एक्सपोर्ट वगैरह किया जा रहा है, उसकी दो ऑफशोर पाइपलाइन का सेट है ये आपका, ठीक है ना, पेयर है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये कहां पर है, तो ये जो है आपका बाल्टिक सी वाले रीजन में है ना। तो ये गैस कहां से कहां जो है इसमें से भेजी जाती है, तो रशिया से यूरोप की तरफ भेजी जाती है, ठीक है। और ये आपका लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है सब सी पाइपलाइन, ठीक है, वर्तमान में सबसे जो है लंबी पाइपलाइन है जो आपके समुद्री जलमार्ग से होकर जाती है। अब ये इसमें दो पार्ट है, नॉर्ड स्ट्रीम जो 1 है इसको कंप्लीट किया गया 2011 में, ठीक है। और ये कहां से कहां के बीच में रन होती है, तो रशिया में जो आपका वाइबोर्ग है, वहां से जो आपका जर्मनी में क्या है, आपका जर्मनी का जो आपका ग्रिफ्सवाल्ड है उसके पास लुब्मिन एक जगह है, मतलब रशिया से लेके जर्मनी तक जो है आपका ये आपका वहां तक जो है रन होती है, इस पाइप के द्वारा वहां से वहां गैस भेजी जाती है ना। तो लोकेशन बता रहे हैं, याद होना चाहिए, मैप में देख जाइएगा। इसके बाद जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ना, ये आपका उस्तलुगा एक जगह है आपका लेनिनग्राड में, है ना, लेनिनग्राड में जर्मनी में, ठीक है ना, लेनिनग्राड टू लुबिन जर्मनी में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो आपका लेनिनग्राड उस्तलुगा से लुब्मिन जर्मनी तक विस्तारित है। इसका निर्माण जो है 2021 में पूरा हुआ था, और इसमें इसकी जो क्षमता बता रहे हैं कि ये कितनी इसकी क्षमता है ना, गैस को जो है आपका ले जाने के लिए, तो 55 बिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। अब ये जो आपकी दोनों पेयर, जो एक पेयर है आपका दोनों पाइपलाइंस का, जो आपका नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसकी जो पोटेंशियल है 50 वर्षों के लिए एक वर्ष में कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को यूरोप तक पहुंचाया जा सकता है ना, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। नॉर्ड जो आपका स्ट्रीम है ये आपका रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, है ना, इन सब देशों के जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, उनको कनेक्ट करती है। और साथ ही जो रशिया, डेनमार्क और जर्मनी है उसके टेरिटोरियल जो आपका वाटर होता है उसको भी ये आपका क्या करती है, उसको पार करती है ना। आपने पढ़ा होगा ये आपका टेरिटोरियल जोन पढ़ा होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पढ़ा होगा आपने, है ना, कंटीजियस जोन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये उसी के संदर्भ में बता रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जर्मनी है वो पाइपलाइन को कनेक्ट करता है ओपेल से, है ना, बाल्टिक सी पाइपलाइन, ठीक है ना, जो OPEL लिखा है। इसके बाद जो NEL है, नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन, वो फर्दर कनेक्ट करता है यूरोपियन ग्रिड को। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात करें तो इसको जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है यूएस ने। उसने बोला है कि भैया जो रशिया है वो अपना एकाधिकार बनाना चाहता है यहाँ पर, मतलब जो प्राकृतिक गैस में जो निर्भरता है यूरोप की उसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव डालेगा इनकी सोवरेनिटी पे, ऐसा वो बोल रहा है,
ठीक है ना। और अभी भी आप देखेंगे कि ईयू की जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, वो अपनी जरूरतों की, मतलब जो गैस की उनकी जरूरतें हैं उसमें 40% उनकी डिपेंडेंस आज रशिया पर है। तो कल अगर कोई मुद्दा उठता है और रशिया बैन कर देता है तब तो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 है आपका, इसमें अभी तक जर्मनी जो है इंटर नहीं किया है ना। वो बोलता है कि इसको जो है जर्मन लॉ के तहत जो है इसको संचालित नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो आपका लॉ वगैरह है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए उसने सस्पेंड कर रखा है, इसको अप्रूवल वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, और इस परियोजना को अभी भी यूरोपियन जो कमीशन है उसके भी अप्रूवल का इंतजार है, वो भी आपका अवेटिंग है। इसके बाद आप देखेंगे कि रशिया जो है इसको एक तरीके के जियोपॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज कर सकता है, ये तो यूएस क्रिटिसाइज कर ही रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका गैस पाइपलाइन का जो आपका रास्ता है ना, तो ये जो आपका रास्ता है ये यूक्रेन से होकर जाता है, और अभी जो है रशिया यूक्रेन के बीच में लगातार जो है आप देख रहे हैं कि संघर्ष चल रहा है, तो इसके कारण भी बहुत सारा जो है कंसर्न रेज कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है आपका, यूएस जो है आपका, यूरोपियन कंट्रीज भी जो है, तो बहुत सारे लोग इससे परहेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि रशिया के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है ना, और उसके पास लगभग जो आप उसके जो बजट है ना, जो उसका बजट है उसका लगभग 40% जो है गैस और तेल की बिक्री से आता है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसको जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे गैस वगैरह का एक्सपोर्ट किया जाता है अगर, ठीक है, तो उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, तो जो रिस्क वगैरह है उसको यहां से एलिमिनेट किया जा सकता है अगर इन पाइपलाइंस के थ्रू उसको एक्सपोर्ट किया जाए, है ना, अगर उसका आवागमन गैस की पाइपलाइन के थ्रू किया जाए जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 वगैरह है। और इससे अगर आप देखेंगे तो जो आपका ट्रांजिट जो आपकी फीस वगैरह है वो भी कम हो जाती है, तो इकोनॉमिकली एंगल में देखेंगे तो भी वाइबल हो जाता है वो। ठीक है ना। और यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसको देखेंगे हम लोग, तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसने लॉन्च किया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये क्यों किया है, इसका एम क्या है, तो सीधी बात है कि जो आपका टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का जो आपका सेक्टर है उसमें रूरल क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज है वहां पर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके एप्लीकेशंस है, उससे रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उस संदर्भ में आर&डी वगैरह को बढ़ाया जा सके, और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपका पूरा इकोसिस्टम जो है टेलीकॉम का वो डेवलप किया जा सके। इसके बाद इस स्कीम का एडिशनल भी एम है कि जो टेक्नोलॉजी ओनरशिप है उसको बढ़ाया जा सके, इंडिजीनियस लेवल पे जो आपका स्वदेशी आयाम है उस पर हम इनोवेशन को बढ़ावा दें ताकि इंपोर्ट को कम कर सके, एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, है ना, और जो आपका यहाँ पर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम क्या कर सके, मोबिलाइज कर सके, और अपने देश में ही इस टेक्नोलॉजी को जो है हम इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अप्लायंसेस वगैरह है वो बना सके ताकि हम जो है इंपोर्ट का बर्डन भी कम कर सके। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है ना, क्या कि ऐसे स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाए कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल हम खुद ही कर ले इंडिजीनियस लेवल पे। ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट टेस्टिंग वगैरह किया जाएगा, लोगों को जो है मोटिवेट किया जाएगा, उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ये सब संदर्भ यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए पूरा का पूरा उसको इंडिजीनियस लेवल पे जो है डेवलप करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच में इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। ठीक है, और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को यहाँ पर जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसके लिए जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्रांट वगैरह भी दिया जाएगा, जो स्वदेशी जो हमारे संस्थान हैं इस क्षेत्र के, है ना, टेलीकॉम सेक्टर के, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है इसको कब बनाया गया था, तो इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया गया अप्रैल 2002 में इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। ठीक है ना, पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया 2002 में। इसका एम क्या है, तो भैया फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, टेलीकॉम सर्विसेज के सेक्टर में, है ना, ताकि जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसको रूरल क्षेत्र में जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर वाइबल बनाया जा सके, रिमोट एरियाज में भी टेलीकॉम सर्विसेज को जो है पेनिट्रेट किया जा सके, उनको उपलब्ध किया जा सके, है ना, उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद ये अटैच्ड ऑफिस है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत, इसको जो है आपका कौन चेयर करते हैं,
है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसके कौन जो है अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब जो इसके प्रशासक वगैरह हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल कंटेक्चुअल है कि ब्लैक कोकीन क्या है ना। तो अभी जो आपका एनसीबी मुंबई है उसने जो है इसको देखा, इसको जब्त किया है। तो ब्लैक कोकीन एक तरीके का रेयर ड्रग है। ये आपका मिक्सचर है, जो रेगुलर कोकीन होता है उसमें और भी केमिकल्स मिला दिया जाता है ताकि जो इसकी जांच वगैरह होती है एयरपोर्ट में तो उससे बचा जा सके। जो भी आपके स्निफर डॉग्स वगैरह होते हैं, खोजी कुत्ते वगैरह होते हैं, तो वो कोकीन का पता ना लगा सके, तो उसमें जो है उस तरीके का केमिकल जो है लगा दिया जाता है। बाद में उस केमिकल को हटा के जो इनका कोकीन है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। और जब ये केमिकल को उसमें मिलाया जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है और जो स्मेल होती है कोकीन की उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि जो चेक पॉइंट होते हैं वहां पर आसानी से बच के ये निकल जाए और ड्रग ट्रैफिकिंग को आसानी से कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जो है आपके साउथ अमेरिका से आने वाले लोग जो है वो वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग करके ला रहे हैं, ड्रग की तस्करी कर रहे हैं और उससे बचने के लिए ये आयाम उन्होंने अपनाया है, ठीक है ना। बाद में जब ये बच जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, तो प्योर कोकीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस मिक्सचर से, है ना। इसमें वो यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि मैथिलीन क्लोराइड और एसीटोन वगैरह होता है ना। इसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कोकीन में, है ना, पाउडर के रूप में, कोकीन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में, ठीक है ना, बदलने के लिए मतलब एक प्रक्रिया का वो यूज करते हैं और उसको प्योर कोकीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये प्रक्रिया जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसमें जो है फुल जो क्वेश्चन है मेंस में कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। इससे पहला जो एमसीक्यू है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस से रिलेटेड, इसके बारे में हमको जो यहाँ पर सही ऑप्शन है उसको पिक करना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को, जब हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है जिस दिन, ठीक है ना। और इन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए जो वेपन के रूप में यूज किया था वो नॉन वायलेंस को ही यूज किया था, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल नया कंसेप्ट था। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। दूसरा जो स्टेटमेंट है से नो टू वायलेंस इज द एसेंस ऑफ दिस डे, बिल्कुल ठीक बात है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ने इसको स्टैब्लिश किया है ना। क्यों स्टैब्लिश किया है? महासभा के प्रस्ताव के द्वारा 15 जून 2007 को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के स्मरणोत्सव की स्थापना की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है तीसरा स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट है कि इस डे को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट हो नॉन वायलेंस के संदर्भ में, है ना। मतलब जो अहिंसा है उसके बारे में लोग अवेयर हो और एजुकेटेड हो इस संदर्भ के, मतलब अहिंसा के बारे में उनको जागरूकता हो, है ना, अहिंसा के बारे में जानकारी हो, इसलिए जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट भी और सही बताना था तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका स्केल बेस्ड रेगुलेशन है उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन हमको यहां पर पिक करना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने कैटेगराइज किया है 16 लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इनटू द अपर लेयर अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है वो डिवाइड करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 4 लेयर में, है ना, उनके साइज, एक्टिविटी और परसीव्ड रिस्कीनेस के संदर्भ में, ठीक है ना। उनके आकार, गतिविधि, कथित जोखिम के आधार पर जो है उनको क्या करता है, विभाजित करता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही बताना था तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ते रहिए आगे और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और कमेंट करना ना भूलें। और एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए ना बिल्कुल मन से, ईमानदारी से हमारी पूरी टीम लगी रहती, बहुत मेहनत करती है। तो आपके वैल्यूएबल जो कमेंट्स होते हैं वो हम उसकी अपेक्षा रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।